एक शेड्यूल की जो डिमांड रखा, स्टेटहुड की जो डिमांड रखा, क्योंकि लगा कि कोड ऑफ कंडक्ट के बाद काफी मायूसी भी लोगों में ये सुनने को मिला है, पर अभी भी इस आंदोलन को लेकर सभी बरकरार है। तो आप क्या कहेंगे सर इसमें? मैं सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सही मायनों में जो लद्दाख के लोगों के 4 इश्यूज पर मबनी जो हमारी डिमांड है, उसके बारे में जो हम यहाँ मुहिम चला रहे उसमें सही मायनों में अब जान आया है। और इसके लिए मैं सोनम वांगचुक जी को तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है कि इस मूवमेंट को जिस हद पे अभी है वहाँ तक पहुँचाने के लिए। आज के दिन में हम देख रहे हैं कि लद्दाख के लोगों में तो इसके बारे में पूरा जानकारी है और सोच समझ के तो हर रोज ज्यादा से ज्यादा संख्या में इस मुहिम के साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ जिस कदर सोनम वांगचुक जी ने अपने प्रेस रिलीज के जरिए या अपने वार्तालाप के जरिए हमारी जो मांग है, लद्दाख के लोगों के जो इश्यूज है, उसके देश के बाकी क्षेत्र में ले जाने के लिए, नेशनल मीडिया तक इस पे पहुंचाने के लिए, न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में तक ये आवाज पहुंचाने में जो इन्होंने रोल अदा किया है, तो उसका नतीजा आज हम देख रहे हैं। आज उनके अनशन का 12वां दिन है। आज मैं सुबह दिल्ली से आया, जैसा आपने जिक्र किया, एक दुखद समाचार को लेके लद्दाख के लोगों के लिए, क्योंकि लद्दाख के एक जाने मानी शख्सियत लामा लोब्जांग जी, उनका कल रात देहांत हो गया था। तो उसके पार्थिव शरीर के साथ आज मेरा ले आना हुआ। वैसे भी मैं बहुत दिनों से मैं आके सोनम वांगचुक जी से मिलके इस मुहिम के बारे में चर्चा करने के लिए मेरी आने की इच्छा थी, तो आज वो पूरा हुआ। और आज यहाँ आके देखा जिस संख्या में लद्दाख के कोने कोने से, चाहे बुजुर्ग हो, चाहे औरत हो, मर्द हो, बच्चे हो, जिस कदर उमड़ पड़ा है इस पवित्र स्थल पर, जो कि लद्दाख के लोगों के अपने मांगों को हासिल करने के लिए जो कुर्बानियां दी है, जो 3 शख्सियतों ने अपनी जान की बाजी लगा दी 1989 की जांच के दौरान, और इसके अलावा 2 शख्सियत और जिन्होंने शेड्यूल ट्राइब के दौरान उन्होंने अपनी प्राणों को निछावर किया, उस स्थल पर सोनम वांगचुक जी का ये मुहिम, ये 21 रोजा जो उन्होंने अनशन का जो ऐलान किया है, उसको कर रहे हैं। और जिस संख्या में यहाँ पर लोग मौजूद है, उसको देख के अब हमें भी भरोसा होने लगा है कि सही मानों में अगर लद्दाख के लोग इस तरह से इस मुहिम के साथ जुड़ते रहे और अपना समर्थन व्यक्त करते रहे, तो भारत सरकार को झुकना पड़ेगा और हमारी जो मुहिम है उसको हासिल करने में हमें सहूलियत होगी। मैं सोनम वांगचुक जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, और लद्दाख के उन तमाम लोगों को जिन्होंने डे 1 से उनका साथ देकर यहाँ उनका हौसला अफजाई किया, ना सिर्फ उनके हौसला अफजाई किया बल्कि लद्दाख के हर क्षेत्र में रहने, कोने में रहने वाले लोगों को जिस तरह से मोटिवेट किया और उनको एक तरह से इस मुहिम के साथ जुड़ने के लिए मजबूर किया, और खुद यहाँ पर वॉलंटरी आके, चाहे नुब्रा से हो, चाहे चंगथांग से, चाहे लोअर लद्दाख की तरफ से हो, जांस्कर, इवन करगिल से लोग आके यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हर मजहब के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हर तबके के लोग यहाँ पर जुड़ रहे हैं। उसको देखकर मन में बहुत खुशी हुई, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मैंने अब आज जो शुरू में जो मैं लोगों के साथ यहाँ पर रजू हो रहा था, तो उस वक्त मैंने सोचा कि क्योंकि बहुत बार लद्दाख के कोने से लोगों का मुझे टेलीफोन आता रहा कि सोनम वांगचुक जी का 12वां दिन है और उनकी तबीयत खराब हो रही है, मेडिकल रिपोर्ट अच्छा नहीं है, और उसके चलते हमें कोशिश करनी चाहिए कि सोनम वांगचुक जी से रिक्वेस्ट करें कि वो अपना अनशन को
समाप्त करके, क्योंकि उनकी जरूरत है, अभी इस मुहिम को जरूरत है, लद्दाख के लोगों की इस मुहिम को आगे चलाने के लिए उनकी जरूरत है। उसको ध्यान में रखते हुए ये अपील हमने रखा था। ना सिर्फ मैंने बल्कि समर्थन तकरीबन यहाँ पर जितने लोग मौजूद थे, क्योंकि उनको परवाह थी सोनम वांगचुक के जान के बारे में, उनकी तबीयत के बारे में परवाह थी, तो उन्होंने भी जोर जोर से उसका समर्थन किया। लेकिन जिस कदर सोनम वांगचुक जी ने इतने जोश व खरोश के साथ, इतनी मजबूती के साथ उन्होंने उन सब अफवाहों को कह लीजिए या इन बातों को मुसरत करते हुए उन्होंने जोशीला जिस तरह का भाषण दिया, उससे मुझे भी यकीन हो गया कि 21 दिन तो उन्होंने खुद कहा मैं आराम से मैं ये मुहिम चला सकता हूँ, वरन अगर सरकार इसकी तरफ तवज्जो नहीं देती है तो इसके आगे में मैं बैठने के लिए तैयार हूँ। तो मुझे भी तसल्ली हुई है उनके सेहत के बारे में, अभी तक वो बिल्कुल तंदुरुस्त है और शायद मुझे भी यकीन होने लगा कि 21 दिन तक वो इसको सह लेंगे और आइंदा इस मुहिम को आगे चलाने के लिए लद्दाख से एपेक्स बॉडी, केडीए और लद्दाख के लोगों के साथ इनका जुड़े रहना बहुत ही जरूरी है। तो मुझे पूरा यकीन है कि इसमें हम कामयाब होंगे। सर, लोकसभा इलेक्शन आ रहा है तो काफी लोगों का ये भी अटकलें लगाया जा रहा है कि क्या एपेक्स और केडीए अपने आवाज को उठाने के लिए इंडिपेंडेंट कैंडिडेट को भी खड़ा कर सकते हैं क्या? देखिए, एपेक्स से क्या पॉलिटिकल बॉडी है, क्योंकि जिस वक्त हमने एपेक्स बॉडी को कायम किया था, सिर्फ उस वक्त ही हमने ऐलान किया था, हम चाहते थे इसमें सभी पार्टी जुड़े और हर मजहब के लोग जुड़े, लद्दाख के हर रीजन के लोग जुड़े, और उस दिशा में हम लोग ने बहुत कोशिशें भी की। और कोशिश का नतीजा ये है कि आज पूरे लद्दाख में, चाहे करगिल में हो चाहे लद्दाख में, जितने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, जितने सोशल रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है, वो इस मुहिम के साथ जुड़े हैं। आपको याद होगा शुरुआत में भारतीय जनता पार्टी भी इसमें साथ जुड़े हुए थे, और शुरुआती जितने भी हमारी मीटिंग्स हुई थी, जितने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने की थी, जितने भी प्रेस रिलीज हमने इशू किया था, उसमें हमारे एमपी साहब भी मौजूद रहते थे, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव काउंसिलर्स भी होते थे, भारतीय जनता पार्टी भी होते थे। लेकिन बाद में उन्होंने इस समर्थन वापस एक तरह से ले लिया, डिसोसिएट किया। और उसका वजह उन्होंने ये बताया कि जब हमने पूरे लद्दाख को इस मुहिम के साथ जोड़ने के लिए करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के सामने हमने एक मुहिदा किया, जिसमें हालांकि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का शुरू में उनका जो मांग था वो जम्मू और कश्मीर में 370 बहाल करने के लिए, 35 से बहाल करने के लिए, और उस डिमांड पर बल्कि जम्मू और कश्मीर के साथ जाने की बात भी करगिल वालों ने की थी। लेकिन जब हमारा ये मुहिम यहाँ पर शुरू हुआ तो शायद उनको भी ख्याल आया कि जम्मू और कश्मीर के साथ जाने का वो जो ख्वाब देख रहे थे वो तो मुमकिन नहीं है। तो उन्होंने पूरा अपना ये क्या करें, एक तरह से जो अपना लाइन छोड़ के उन्होंने फिर लद्दाख में स्टेटहुड के हक में, लद्दाख में 6 शेड्यूल के हक में, लद्दाख में 2 पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी को बनाने की जाने की जो हमारी डिमांड थे उनके हक में, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन और युवा पीढ़ी से जुड़े हुए जो हमारे रिक्रूटमेंट से रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड पब्लिक सर्विस कमीशन की तश्कील दी जानी हो, एसएससी की तश्कील दी जानी हो, हमारे गेजेटेड कार्डर का जो रिक्रूटमेंट के बारे में जो कानून बनाने के से रिलेटेड हो, उन सब इशू पर हमारे साथ जुड़ के उन्होंने अपना जो पुराना जो ये उनका ये था कि लाइन था स्टेटहुड को जमजेन के साथ जुड़ने के लिए, वो सब छोड़ के फिर हमारे साथ जुड़े हैं। तो उसको बहाना लेके भारतीय जनता पार्टी ने हमसे अलग होने का उन्होंने फैसला किया। लेकिन हमने तब भी उम्मीद नहीं छोड़ा, अभी भी हम उम्मीद करते हैं कि अब इलेक्शन आने जा रहा है। अब जैसे आपने जैसे सवाल किया आप बीच में, तो हमारा जो एपेक्स बॉडी का अभी भी, मैंने भी जब आपको याद होगा जब मैंने पार्लियामेंट का जो नशस्त से उससे इस्तीफा दे के इस वजह से दिया था कि लद्दाख में यूटी का जो वादा हमें बीजेपी की तरफ से किया था, और इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने बीजेपी यहाँ पर के साथ हम जुड़ गए थे। लेकिन जब हमने ये देखा, ये पाया कि
वो उसको बिल्कुल बैक बर्नर पर डाला जा रहा है। और लद्दाख में यूटी तो छोड़िए, जम्मू कश्मीर में जो अलग अलगाववादी जो ताकतें हैं उनके साथ गवर्नमेंट फॉर्मेशन उन्होंने की, तो मजबूर होकर मैंने फिर ये सोच कर कि इनकी अब ये इसको करने वाले नहीं है, तो मैंने इस्तीफा दिया था। और तब भी मैंने ये सबके सामने ये जाहिर किया था, एक तो जहां भी हो मैं पॉलिटिकल तरीके से लद्दाख के लोगों के साथ जुड़ूंगा। मेरा ना पार्टी पॉलिटिक्स से आज के बाद कोई ये रहेगा, ना तो इलेक्शन पॉलिटिक्स के साथ। और लद्दाख एपेक्स बॉडी में भी हम लोगों ने ये तय किया कि यहाँ पॉलिटिकल बॉडी चलाएंगे, और इसकी जरूरत भी थी क्योंकि सभी को साथ लेने के लिए लद्दाख के लिए ये जरूरत है। अब आने वाले इलेक्शन में एपेक्स बॉडी की तरफ से ऐसा कोई ये नहीं है कि हम इलेक्शन में किसी को उतारे या इलेक्शन में करें। सर, एमएचए के जो टॉक था, लास्ट टॉक तक आप लोगों को काफी उम्मीदें थे, लद्दाख को उम्मीदें थे, क्या बोलेंगे? बिल्कुल उम्मीदें थी, और इसी को लेकर हम लोगों ने बातचीत का सिलसिला जारी रखा। बल्कि सोनम वांगचुक जी बार बार कह रहे थे इसमें और ताकत देने की जरूरत है, इसको अगर ये करने के लिए खुले तौर पर इस तरह की मुहिम करने की जरूरत है। क्योंकि हमने उनके साथ मुआहदा किया था, जब तक बातचीत का दौर चल रहा है तब तक हम कोई अनशन का रास्ता नहीं अपनाएंगे, तो उसको देखते हुए हमने सोनम वांगचुक जी को रोका था। लेकिन जब आखिरी जो हमारी मुलाकात माननीय गृह मंत्री जी के साथ हुई, उसके बाद जो उनका लहजा देख के हमें ये यकीन हो गया, हमारे कम से कम दो जो मांगे हैं, स्टेटहुड का मामला हो, लेजिस्लेचर का मामला हो और 6 शेड्यूल का मामला है, उन्होंने पूरी तरह मुस्तरद किया। तो अब हमें यकीन हो गया, तो इन पे लगा हमें कि अब वो नहीं देने वाले। अब डिपेंड करता है, जो मुहिम अभी जोर पकड़ रहा है हम इसको किस तरह से आगे चलाएंगे, और इलेक्शन के बाद जो भी गवर्नमेंट सरकार यहाँ पर कायम होगा उनके साथ किस तरह से हम इसको आगे चलाएंगे। तो इसके लिए हमें तैयार होना, और उसका जो पूरा सिलसिला है अभी से शुरू हो गया। सोनम वांगचुक जी इसकी क़यादत कर रहे हैं, एपेक्स बॉडी उसके साथ है, करगिल डेमोक्रेटिक उसके साथ है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले साल में हम कहीं ना कहीं पहुंचेंगे, ऐसी उम्मीद है। ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरह एपेक्स ने इस दौर को संभाला है, वही केटीए कहीं ना कहीं वो चुप रहे हैं, या बंद करने की जब बात आई है या पीसफुल प्रोटेस्ट करने की बात आई है या हंगर स्ट्राइक में मौजूद होना या वहां पे हंगर स्ट्राइक करना, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ एक ले से जो है आवाज जा रही है। तो आने वाले दिन में हम क्या देख सकते हैं सर, एपेक्स और केटीए का कोई ज्वाइंट मीटिंग, और किस तरह इस मुहिम को आगे ले जाया जाएगा? ये सही है, ना सिर्फ आज की बात कर रहा हूँ, पहले भी जितने मुहिम हमने लद्दाख के लिए चलाई उसमें करगिल कहीं ना कहीं पीछे रहे हैं। ज्यादातर मेहनत हम लोगों ने की, लेकिन उसका फल जो है करगिल वालों को बराबर मिलता रहा। इस मुहिम के दौरान भी हम ये महसूस कर रहे हैं कि जिस कदर एपेक्स बॉडी हमने यहाँ पर मुहिम को चलाया, बराबर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की तरफ से उस तरह का ये नहीं नजर आ रहा है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने हमेशा इसका साथ दिया। कुछ उनकी मजबूरियां हो सकती है, तो उसको हमने ध्यान में रखते हुए हमने उनको, हालांकि बार बार हमने कहा, तो हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले वक्त में तो मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा खतरा करगिल वालों को होने वाला है। उसको ध्यान में रखते हुए वो जिस तरह की मुहिम हम यहाँ चला रहे, करगिल में भी हर तबके को अपने साथ जोड़ते हुए इस मुहिम को आगे चलाएंगे, ऐसी हमारी उम्मीद है। Thank you.